ऋतंभरा प्रज्ञा का मतलब है कि आप ध्वनि और आकार के बीच के संबंध को देख पा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उन्होंने ध्वनि की इस क्षमता को कुछ इस हद तक खोजा है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मूड पैदा कर सकते हैं। अगर आप बस ऐसे बैठें तो ऋतंभरा प्रज्ञा पैदा हो जाएगी। आपके साथ जबरदस्त चीजें होंगी। बोध का एक विशेष आयाम होता है जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब है बोध। ऋतंभरा प्रज्ञा यानी ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ है कि आप ध्वनि और आकार के बीच के संबंध को देख पा रहे हैं। हम शायद आप में से कई लोगों के साथ इस पर बात कर चुके हैं। यदि आप किसी ध्वनि को ऑसिलोस्कोप जैसे ध्वनि मापने वाले उपकरण में फीड करते हैं तो हर एक ध्वनि एक आकार या एक पैटर्न बनाती है। आज ये बात सभी जानते हैं कि हर एक ध्वनि का एक अलग पैटर्न होता है। काफी शानदार प्रयोग किए जा चुके हैं, लेकिन सबसे आसान ये होगा अगर आप सिर्फ एक धातु की शीट लें और मान लीजिए इसके नीचे एक स्पीकर रखें और एक खास प्रकार की ध्वनि बजाएं। अगर आप उस पर कुछ हल्के दाने जैसे रेत या कुछ और रखें तो आप देखेंगे वो दाने एक विशेष तरह से खुद को व्यवस्थित कर लेंगे। या अगर आपके पास एक अच्छा टोनोमीटर है जहां आप हर्ट्ज को कंट्रोल कर सकें तो बिल्कुल अलग पैटर्न बनेंगे। नहीं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यदि आप इंटरनेट पर देखें तो मुझे यकीन है कि इस तरह के कई प्रयोग होंगे जहां आप देख सकेंगे हर तरह की ध्वनि के लिए अलग आकार उभरते हैं। तो हर ध्वनि के साथ एक आकार जुड़ा होता है। इसी प्रकार हर एक आकार के साथ एक ध्वनि जुड़ी होती है। अब ये कैसे पता करें? प्रश्न ये उठता है, कैसे पता करें कि कौन सा आकार सही है? मेरा मतलब है एक खास प्रकार की ध्वनि को आकर्षित करता है या एक निश्चित प्रकार की ध्वनि को दर्शाता है। बोध के इस आयाम को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। बिना किसी पृष्ठभूमि के इसके बारे में बात करने से ये थोड़ा मजाकिया बन जाएगा, क्योंकि जरूरी समझ के बिना अचानक अगर मैं किसी नई चीज के बारे में बात करूं इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आइए इसे ऐसे समझते हैं। अगर आप संगीत सुनते हो, बात संगीत में मौजूद शब्दों की नहीं है। मान लीजिए कि आप केवल आवाज या एक वाद्य यंत्र सुनते हैं। क्या आपने देखा है कि अलग अलग ध्वनियां आपके ऊपर अलग अलग असर डालती हैं? एक खास ध्वनि आप में प्रेम की भावना लाती है, दूसरी ध्वनि आपको शांति देती है, कुछ ध्वनियां चाहती हैं कि आप झूम उठें। अलग अलग चीजें सिस्टम पर तरह तरह के असर डालती हैं। भले ही आप एक जागरूक श्रोता न भी हों, फिर भी ऐसा हो सकता है। कहीं कोई लयबद्ध संगीत बजा रहा है, लोक संगीत या मान लीजिए कि रॉक म्यूजिक चल रहा है। आप वास्तव में नहीं सुन रहे हैं, आप बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। शरीर हिलना चाहता है। यह पहला संकेत कि यह नृत्य करना चाहता है। In Indian classical music, they have explored this sound thing to such an extent, they can create any mood they want. भारतीय शास्त्रीय संगीत में उन्होंने ध्वनि की इस क्षमता को कुछ इस हद तक खोजा है कि वो अपनी इच्छा से कोई भी मूड बना सकते हैं। इसका कुछ अनुभव करने के लिए, अगर आप संगीत सरल चीज है, इसमें कोई जोखिम नहीं है। आपको ऐसा संगीत सुनना चाहिए जिसमें शब्द ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिफ्ट वाला संगीत सुनने लगें, उस तरह का नहीं। कुछ लोग ध्वनियों के विभिन्न स्तरों की खोज कर रहे हैं, चीजों को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके, जिसमें शब्द ज्यादा नहीं हैं, कुछ शब्द हो भी सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐसा है। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत भी कुछ हद तक ऐसा है, पर उसमें वाद्य यंत्र ज्यादा होते हैं, है ना?
कम से कम ज्यादा आवाज नहीं है। यदि आप ध्वनि पर आधारित संगीत सुने जिसमें ज्यादा शब्द न हों, तो कुछ हद तक आप इस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। इसे करने का एक बेहतर तरीका यह होगा कि इसमें खास मंत्र हों, लेकिन यह तकनीकी रूप से सही होना चाहिए। संगीत को भी तकनीकी रूप से सही होना चाहिए। लेकिन यह आपकी समस्या नहीं है, यह संगीतकार की समस्या है। आप बस सुने। शास्त्रीय संगीत में तकनीकी रूप से सही होने के लिए सालों साल लग सकते हैं, पर आप मंत्र काफी आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि मंत्र सिर्फ तकनीकी हैं। उनमें ध्वनि की सुंदरता नहीं देखी जाती। आपने सुंदरता को नजरअंदाज कर दिया है और केवल तकनीक को देख रहे हैं। आप केवल ध्वनि के गणित को देख रहे हैं। यह उस अर्थ में आसान है यदि आप इसे करना चाहते हैं, पर इसके लिए भी एक स्तर के ध्यान की जरूरत है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप स्थिर बैठना सीख जाएं, बिल्कुल स्थिर, आपके भीतर सब कुछ स्थिर हो जाए। अगर आप बिल्कुल स्थिर बैठना सीख जाएं, कुछ भी करने की कोशिश किए बिना, कुछ सुनने की कोशिश किए बिना, ध्यान करने की कोशिश किए बिना, जाप करने की कोशिश किए बिना, भगवान या शैतान या कुछ और सोचने की कोशिश किए बिना, बस ऐसे ही अगर आप बस बैठ पाएं, तो ऋतंबरा प्रज्ञा पैदा हो जाएगी। एक और तरीका जिससे आप ध्वनियों और इसके गुण का बोध पा सकते हैं वो है, अगर आप ऐसी जगह ढूंढ पाएं जहां मशीनों की आवाजें ना हों और आपका फोन टिंग टिंग ना करे। चुपचाप अगर आप पेड़ों, हवा, पानी की आवाजें सुन पाएं, सिर्फ प्राकृतिक ध्वनियां, अगर आप सिर्फ पर्याप्त ध्यान दें, आपके साथ अद्भुत चीजें होंगी। अगर आप, पता नहीं अब वो वहां है कि नहीं, शायद वो अब वैसा नहीं रह गया है। ये जंगल भी बनाया गया है। कई बार मैं दक्षिण भारतीय, आपको पता है, They're kind of tropical rainforests. उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहा हूं। सबसे अधिक मैं वहां लगभग 23 दिन था। मैं लगभग 23 दिन के लिए जंगलों में रहा, अकेले। उन दिनों कोई मदद नहीं होती थी, कोई सेलफोन नहीं थे, और यहां तक कि टॉर्च की रोशनी भी नहीं थी। और चौथे दिन मेरे पास जो खाना था वो खत्म हो गया, इसलिए मैं जंगल के सहारे जिया। लगभग 8वें दिन तक मैंने अपनी जैकेट और अपनी आधी कमीज खो दी, क्योंकि कुछ जानवरों ने मेरा पीछा किया। कुछ ऐसा हुआ। मेरे पास आधी शर्ट और पैंट थी, और मैं चलता रहा। अब यह हाथियों वाला, बाघ वाला देश है। मैंने बाघ, तेंदुआ, हाथी, सभी प्रकार के, जंगली भैंसे, तमाम तरह के जानवर देखे, बहुत करीब से देखे। पर आखिर में अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मुझ पर सबसे बड़ा असर किसका पड़ा, वो थे कीड़े। नहीं नहीं नहीं, वो अमेरिका में टिक्स की तरह नहीं है, वो हमें काटते नहीं। वर्षा वनों में रातों में जो ऑर्केस्ट्रा चलता रहता है, हे भगवान, ये अविश्वसनीय है। और उनकी टाइमिंग हर रोज रात के 2:15 का मतलब है कि एक ग्रुप रुकता है और दूसरा शुरू हो जाता है। सच में उनके समय की समझ, हर दिन उसी समय, ठीक उसी पल, एक ग्रुप रुक जाएगा, दूसरा ग्रुप शुरू होगा। और आप नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो जरूर कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसे आप कतई नहीं जानते। वो सिर्फ बेवकूफ आवाजें नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए अगर आप बस वहां बैठकर सुने 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 और सुने, तो धीरे धीरे आप ध्यान देने लगते हैं कि इसका एक पैटर्न और एक संगठन है जो किसी भी मानव सिम्फनी से कहीं अधिक बड़ा है, जिसे आप पा सकते हैं, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं अधिक तीव्र।
इसलिए अगर आप सुने तो बस सुनना सुनना सुनना, सब कुछ सुनना सीखिए। मतलब ये कि आपको बात नहीं करनी है, आप समझे? बस सुने। आपको कुछ कुछ समझ में आएगा कि ध्वनि और आकार कैसे संबंधित हैं। लेकिन अगर आप इस पर शोध करना चाहते हैं तो एक अलग तरह की भागीदारी जरूरी है। पर हर चीज के लिए एकाग्र ध्यान होना चाहिए। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं, ये मत सोचिए। जो कुछ भी सामने आए उसे सुनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है।